आपने पढ़ा है जो सॉलिड से रिलेटेड हो फिजिक्स के अंदर? कौन मेरे को उसका नाम बता देगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चैप्टर? यश ने मुझे टेक्स्ट कर दिया है, थैंक यू। चैप्टर नंबर उसने मुझे टेक्स्ट किया है, बट कोई मेरे को नाम बता सकता है क्या? क्या सर नाम था उस चैप्टर? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अरे वाह भाई वाह, क्या ही बात है यार। मतलब अपन ने एक चैप्टर पढ़ा हुआ था जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हर्ष भाई साहब जो पी रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड टर्म्स को अपन समझने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ न्यू चैप्टर ऑन अ न्यू ईयर, दैट इज चैप्टर नंबर 10। यार मैं टाइटल भूल गया हूं, मेरे को टाइटल को याद दिलाएगा क्या? चैप्टर नंबर 10। यस कशिश प्लीज। Mechanical properties of fluids. क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। यार तुम मानो या नहीं मानो ना, एक बात पक्की है, तुम जहां भी बैठे हो ना, हर जगह पे फ्लूइड पड़ा हुआ है। चलो ये पहला क्वेश्चन मेरे लिए आ गया। यस विश्वा प्लीज। सर चैप्टर 7 बाकी नहीं है? आई नो दैट, उसको एक्स्ट्रा सेशंस में अपन कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? स्केड्यूल जल्दी आपके ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ठीक है? ओके सर। यस, न्यू ईयर न्यू चैप्टर। ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो यार विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैं सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का एक टर्म जिसको मैं फ्लूइड बोल रहा हूं, इस फ्लूइड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज फ्लूइड? Yes, sir. बता दो फिर मिस्टर Sir, हर्ष। liquids plus gas is known as together known as fluid. लिक्विड प्लस गैस और लिक्विड माइनस गैस, ये प्लस और माइनस की इक्वेशन मेरे को हर्ष ने बताई है। ठीक है, चलो मैं एक बार के लिए इसको करेक्ट मान सकता हूँ। यस धनुष्का, यू कैन गिव अ ट्राई। They are means both liquid and gas, so they can easily flow and take the shape of the container. ओके, लिक्विड एंड गैस, ये बार बार आप मेरे को मेंशन कर रहे हो। मुझे यश ने आंसर दिया है एनीथिंग विच कैन फ्लो, विच इज करेक्ट इन फैक्ट, ठीक है। बट आई वांट मोर प्रिसाइज डेफिनेशन, थोड़ी और मुझे रिफाइंड डेफिनेशन चाहिए। एनीवन, कोई ट्राई करना चाहेगा? यार पहले तो वीडियोस ऑन कर दो आप लोग। चलिए, सो लेट्स डिफाइन द टर्म जिसको हमने नाम दिया हुआ है फ्लूइड। फ्लूइड कहते किसे हैं? तो इफ यू रिमेंबर, इफ देयर इज अ ब्लॉक, एक सॉलिड ब्लॉक अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं और मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूं, देयर इज अ सॉलिड ब्लॉक जिसके ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं। हर्ष, यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम अनदर अकाउंट? ओके, so if you are applying some external force on this, अगर एक external force आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो this body is going to deform for some time, right or not? और इसी डिफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर स्ट्रेन को डिफाइन किया हुआ था, याद है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड स्ट्रेन, उसको आपने स्ट्रेन नाम दिया हुआ था। So that was the strain.
क्या होगा अगर आप किसी लिक्विड को कहीं पर भर के रखो और वहां पे कुछ फोर्स अप्लाई कर दो? तो जैसे ही आप लिक्विड को कहीं पर रखते हो और फोर्स अप्लाई करते हो, वो फ्लो करना चालू कर देता है। वो ऐसे डिफॉर्म होके फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बैक नहीं आ जाता है। वो एक बार फ्लो करना चालू कर देता है और कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है। यस और नो? अरे देखा है क्या? भाई देखो, अगर अगर मम्मी के हाथ से मार नहीं खानी है ना, तो ये काम नहीं करना। और अगर खानी है, तो जो बता रहा हूँ कर देना, ठीक है? मम्मी किचन में कुछ बना रही हो, उनके बगल में ऑयल का जो कंटेनर हो ना, उस ऑयल के कंटेनर को धक्का मार देना, ठीक है? फिर मम्मी तुमको धक्का मारती है या तुम मम्मी से रिक्वेस्ट करते हो, गिड़गिड़ाते हो, दैट इज़ नॉट माय कंसर्न। फिर वो तुम्हारे ऊपर है। तो अ व्हाट यू कैन डू इज, आप उस कंटेनर को पुश करके वहां पे तेल फैला सकते हो, गिरा सकते हो। एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि वो जो ऑयल था, वो ऑयल फ्लो करना चालू कर देता है, चलना चालू कर देता है, मूव करना चालू कर देता है। ओके? और वो पूरे जो जितना पार्ट है ना, पूरे में फैलता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई रुक जा रुक जा, अपन ऐसे जाएंगे ना, बोलेंगे अरे मैं तेरे को रोक देता हूँ, मैं तेरे को रोक देता हूँ। रुकता नहीं है यार, वो चलते ही जाता है। सो कशिश मेरे को बता रही है, सर ये एक्सपेरिमेंट मैंने गलती से किया था। तो बेटे, आपको क्या मिला था रिवर्ट में? बहुत डांट पड़ी थी। ओके, फिर तो ठीक है। डांट तो यार चल जाती है, डांट तो नॉर्मल चीज है। वो तो चलता है। मेरे को लगा मम्मी ने बोला 2 दिन के लिए तेरा खाना बंद, अब तू कुछ नहीं खाएगी 2 दिन तक। ओके, चलिए। सो लिक्विड को अगर आप एक फोर्स अप्लाई करते हो, कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। दूसरा, फ्लूइड जो है ना, अपन फ्लूइड से पूरे सराउंडेड है, अपने चारों तरफ फ्लूइड ही फ्लूइड है। देखो, गैसेस हम ब्रीथ करते हैं, हाँ या ना? करते हो कि नहीं करते हो? तो ब्रीथ करते हो, उसमें जो गैसेस हैं, वो गैसेस भी किस कैटेगरी में आती हैं? फ्लूइड की कैटेगरी में आती है। वो भी फ्लो करती हैं। बोलते हो ना सर हवा चल रही है, एयर मूव कर रही है। अरे भाई कहाँ मूव कर रही है? चल रही है ना, वो फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी, यहाँ पे वो एयर जो है वो फ्लो कर रही है। तो gases are also those substances which can flow from one point to another point. सही बोल रहा हूँ क्या? अरे समझ में आ रही है बात? ओके। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डील करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस के साथ जो फ्लो हो सकते हैं व्हेन यू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन देम। अरे ये कहानी समझ में आ रही है क्या? और उन्हीं को हमने नाम दिया हुआ है फ्लूइड। सब्सटेंसेस व्हिच कैन फ्लो, substances which can flow on the application of external force are known as fluids. यस, कैविना ने मुझे एकदम परफेक्ट सी डेफिनेशन दी है। अ सब्सटेंस व्हिच स्टार्ट्स फ्लोइंग व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन particularly talking about this chapter, we will be dealing with only one section of the fluid. ये जो 2 पार्ट मैंने आपको बता रखे ना बच्चे, एक लिक्विड और एक गैस, इन दोनों के साथ हम यहां नहीं डील करेंगे। We will be dealing with liquids only for this chapter. यहां हम सिर्फ लिक्विड से डील करेंगे। और एक चैप्टर जिसमें आपको गैसेस से डील करना है, उसका नाम है KTG। सर ये क्या बताया आपने? KTG। केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर तुम पढ़ चुके हो, मैं थोड़ा बहुत हिंट देना चालू करता हूं। फर्स्ट के का जो मतलब है, उसका मतलब है काइनेटिक, एंड ये टी का मतलब मैं बाद में बताता हूं आपको। जी का मतलब है गैसेस। तो कोई मेरे को बता सकता है ये चैप्टर का पूरा नाम क्या हो सकता है? फिजिक्स का एक चैप्टर। Kinetic theory of gases. यस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। सो फ्लूइड्स के अंदर जो 2 सेक्शन हमने बना रखे हैं बच्चे, एक है लिक्विड, दूसरा है गैस। इन लिक्विड और गैसेस को अलग अलग स्टडी करेंगे हम 2 डिफरेंट चैप्टर में। एक है दिस, दैट इज चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम मेजरली टॉक करेंगे अबाउट द लिक्विड्स। और एक होगा इसके बाद का एक चैप्टर, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। आई थिंक चैप्टर नंबर 13 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 होगा। वहां पर हम गैसेस को डील करेंगे। और ये आपने केमिस्ट्री में मेजरली डील कर लिया हुआ है। चलो मैं देखता हूँ कि तुमने केमिस्ट्री में सही में कितनी पढ़ाई करी हुई है। तो विश्वा स्माइल कर रही है, तो पहले उसी को पकड़ लेते हैं। विश्वा बेटा,
तूने बॉयल्स लॉ पढ़ा है क्या? सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है। वाह वाह सर, मेरे को लगा नहीं आएगा, आपने तो सरल पूछ लिया। बता दे विश्वा क्या है? Sir, at constant temperature ओके and mass, the pressure is inversely proportional to volume. ओके, सो इस तरीके की कहानी आपको मिलने वाली है चैप्टर नंबर 13 के अंदर। फिजिक्स में भी इसी तरीके से आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिलियो और वो सारी चीजें अपन देखेंगे। बट वहां हम डील किसके साथ कर रहे होंगे? गैसेस के साथ डील कर रहे होंगे। बट टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, यहां हम मेजरली किसके साथ डील कर रहे हैं? लिक्विड के साथ डील करने वाले हैं। अब यार याद करो, अपन ने जब चैप्टर नंबर 3 स्टडी करना स्टार्ट किया था तो हमने उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। किसी को याद है क्या 2 कैटेगरीज कौन सी थी चैप्टर नंबर 3 और 2 चैप्टर्स? और यस कश्मी, Kinetics and kinematics. काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स, वेरी गुड। तो एक में बच्चे यस मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स को जैसे आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। एक पार्ट में आप स्टडी करते थे सिर्फ मोशन को, उसके कॉजेस को नहीं स्टडी किया करते थे। अरे यार भूल गए, अरे सर 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 उड़ गया सब कुछ, इवोपरेट हो गया क्या? अरे याद है? तो जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम सिर्फ मोशन के साथ डील किया करते थे, उसको हमने क्या नाम दिया था मिहिर? What was the name of that branch of physics in which we were dealing with motion only? Kinematics. जाते थे। Yes, kinematics is the correct answer. So जैसे वहां पे आप सिर्फ मोशन के साथ डील करते थे काइनेमैटिक्स, और जब फोर्सेस के साथ डील करने लगते थे तो डायनामिक्स हो जाता था। यहां पर भी जब आप फ्लूइड की बात करोगे तो कई बार आप देखोगे कि आपका फ्लूइड किस में है? रेस्ट में है। फ्लूइड किस में है? रेस्ट में है। अरे यार रुका हुआ फ्लूइड देखा है क्या? वो घर में तुम्हारे ऑयल का कंटेनर वो एक जगह पे रख दिया जाता है, वो चल के तुम्हारे घर से घूम करके बाजू वाले के घर में चले जाता है क्या? ऐसे फ्लो होते होते भागते भागते चला जाता है क्या? नहीं जाता है यार। दैट मीन्स वो रेस्ट पर है। तो ऐसे फ्लूइड्स जो रेस्ट पर है, उनकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है फिजिक्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स। So the branch of physics in which we deal with the fluids which are at rest. Please concentrate on the term rest में होना चाहिए। अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में है तो जिस फिजिक्स की ब्रांच में आप उसको स्टडी करोगे उस ब्रांच का नाम क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक्स। लेकिन हम तो होते हैं बदमाश, हम तो प्योर बदमाश हैं। मतलब सर हमारे हाथ में अगर सामने पेन भी रखी हुई है तो जब तक हम उस पेन को भी नचाने नहीं लग जाते ना तब तक हमको अच्छा नहीं लगता है ना? शांति से हम नहीं बैठ सकते हैं। तो यार कहीं पे अगर कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है तो तुम क्या करने लगते हो? तुम उसको धक्का मारने लगते हो, गिराने लगते हो, इधर उधर लेके जाने लग जाते हो। यानी कि आप उसको मोशन में ले आते हो। किस में ले आते हो? मोशन में ले आते हो। तो भव्य, कैन यू टेल मी कि अगर कोई फ्लूइड मोशन में है और तब मैं उसे स्टडी कर रहा हूं तो व्हाट विल बी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन दैट? Hydrodynamic. मैंने हर्ष नहीं बोला था, मैंने भव्य बोला था। और अगर हर्ष भव्य है तो आज से मैं हर्ष को अरे सर मैंने सुना नहीं था सर, आपने भव्य बोला वो मैंने सुना नहीं। ओके। तो क्योंकि ये बात आपने नहीं सुनी है तो एक बात और आपने नहीं सुनी होगी, और वो बात ये है कि आपको काफी टाइम पहले ही आपका क्लासरूम चेंज करने के लिए बोल दिया गया है। यस। अब बोल रहे होंगे सर कहाँ की बात, कहाँ? वी वर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड। अगर हमारा मोशन में आ जाता है तो मोशन में जो फ्लूइड अपने पास है उसकी स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम करते हैं दैट इज नोन एज हाइड्रोडायनामिक्स। ओके,
सो यहां पर भी हम दो पार्ट में इस पूरे चैप्टर को स्टडी कर रहे होंगे. वन इज हाइड्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड इज हाइड्रोडायनेमिक्स. ओके. और इसका थर्ड सेक्शन आपका पड़ेगा जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, लाइक वो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, इन सारी चीजों के ऊपर पड़ेगा. सो ओवरऑल हम दो चीजों के साथ यहाँ डील करेंगे, एक है हाइड्रोस्टैटिक्स एंड एक है हाइड्रोडायनेमिक्स इन दिस चैप्टर. और बेसिकली ये पूरा चैप्टर नाम भले ही फ्लूइड्स का है, लेकिन हम किसके साथ डील करने वाले हैं? लिक्विड्स के साथ डील करने वाले हैं. ओके. सो यहां तक के पार्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो. है कोई इश्यू किसी को? अरे यार, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच स्टार्ट्स टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ये बात खत्म हो गई. ठीक है. अभी कितने पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है इसको? तो भाई मेरे दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है. पहला, अगर तेरा फ्लूइड रुका हुआ है ना, रेस्ट में है, तो उसको तू क्या बोलेगा? हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करेगा. जिस फिजिक्स की ब्रांच में तुम रेस्ट में रहे हुए फ्लूइड को स्टडी करोगे, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स. और अगर आपका फ्लूइड मोशन में है, यानी मूव कर रहा है, चल रहा है, एट दैट टाइम जिस ब्रांच में आप उसको स्टडी करोगे, दैट विल बी नोन एज हाइड्रोडायनेमिक्स. तो विश्वा मेरे को ये डेफिनेशन बताएगी, व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिक्स? मैं यस. हाँ सर, व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग, मतलब मोशन में हो तब फ्लोइंग. मोशन में हो तब उसे हाइड्रोडायनेमिक्स बोलेंगे. हाँ. अरे गड़बड़ कर दी विश्वा, गड़बड़ कर दी. नहीं सर, अब था मैडम आपका. राइट है सर. नहीं, गड़बड़ है. हाँ. अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं. प्रणाली मेरे को बताएगी. हेलो प्रणाली. Yes, sir. बच्चे, कैन यू डिफाइन हाइड्रोडायनेमिक्स? Mm, नोट्स ओपन कर रही है ये, फटफट पन्ने पलटे इसने, है ना? yes. अबे यार, तो इतनी देर तक मैं तुमको बता रहा था क्या कर रहे थे. चलो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यू डील विद द फ्लूइड्स इन मोशन. अगर फ्लूइड आपका मोशन में और तब आप उसकी स्टडी कर रहे हो, तो फिजिक्स की जिस ब्रांच में आप उसको स्टडी करते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोडायनेमिक्स. So it is the branch of physics in which you deal with the fluids which are in motion. That is known as hydrodynamics. अभी विश्वा बोल सकते हो क्या? It is the branch of physics in which we deals with motion of fluid. Okay, good. That is known as hydrodynamics. Great. So ये अपना hydrodynamics की कहानी है. ठीक है. चलिए. Now after understanding these two terms, what is hydrostatic and what is hydrodynamics, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम समझने जा रहे हैं, which is known as pressure. इस पूरी कहानी का, इस पूरे चैप्टर का हीरो बनने वाला है ये प्रेशर. तो चलिए मैं थोड़ा किसी से बात करता हूँ. हाय मिहिर. Yes, sir. भाई यार, प्रेशर से तेरे को क्या समझ आता है? क्या लगता है प्रेशर क्या होता है? वो जो हम लोग कॉल करके पेरेंट्स को बोलते हैं तो तुम्हारे दिमाग में जो फील होता है, वो क्या क्या होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रेशर? बस वही सर. वही है प्रेशर? Yes, sir. मतलब और प्रेशर और कुछ नहीं है? है, बहुत कुछ है सर. अच्छा, ओके. चलिए मैं थोड़ा और किसी से. यस रुद्र, क्या क्या पहली बार अगर आप प्रेशर को सुनते हो रुद्र, तो क्या दिमाग में आता है आपके? So the amount of force exerted per area. Okay, that is the definition of force. Good. यार मैं एक जनरल पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रेशर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सर का कॉल आया, अब मम्मी के पास बात गई, अब मम्मी भी मेरे को टॉर्चर करेगी, सर भी मेरे को टॉर्चर करेंगे, तो ये प्रेशर आने वाला है मेरे ऊपर. ठीक है. एग्जाम का प्रेशर है. अरे सर, एग्जाम का बहुत प्रेशर है. ऐसा ऐसा कुछ हुआ है क्या? फील करते हो ऐसा कुछ? सर प्रेशर बड़ा ही है. Stress. ओके. चलिए. सो ये जो नॉर्मल लाइफ में आप प्रेशर को जैसा आप लोगों ने बना दिया हुआ है, एक्चुअली प्रेशर ऐसा कुछ था नहीं.
फिजिक्स में प्रेशर कुछ अलग ही तरीके से डिफाइन किया हुआ था, लेकिन हमने उसी प्रेशर को कुछ अलग ही नाम दे दिया, कुछ अलग ही कंटेक्स्ट में हम यूज करने लगे। तो चलिए मैं आपको उसका राइट कॉन्टेक्स्ट बताता हूं, प्रेशर है क्या। तो देखो प्रेशर क्या है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। काफी सारे लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में आंसर दे रखा है, सर फोर्स पर यूनिट एरिया। गुड, अच्छी बात है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन है। देखो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स से दिस इज योर कंटेनर, ये आपका एक कंटेनर है, ओके, और इसमें आपने फ्लूइड को रेस्ट में रख दिया हुआ है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट, बिकॉज फ्लूइड इज एट रेस्ट। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो मैं उसको हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर डील करने वाला हूं। सो हियर आई एम डीलिंग विथ हाइड्रोस्टैटिक्स। यस कश्वी, बिल्कुल करेक्ट है। सो यहां पर हमारे पास है फ्लूइड जो रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स exerted by liquid, normal force exerted by liquid at rest on a given surface okay, so this is the definition of pressure। इसे हमने नाम दिया हुआ प्रेशर। इन सारे पॉइंट्स को कवर करता हुआ होना चाहिए आपका डेफिनेशन, देन इट विल बी गिवन एज राइट आंसर, तभी आप इसको एक राइट आंसर की तरह ट्रीट करोगे। ओके, चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। यार डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग बताता हूं होता क्या है, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये कहानी कहना क्या चाहती है। सो प्रेशर इज नथिंग बट, चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक हीरो से आपने डील किया था जिसका नाम था फोर्स, राइट और नॉट। ओके, तो यहां पे फोर्स से आपने डील किया हुआ था। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो इफेक्ट है ना, उसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, प्रेशर नाम दिया हुआ है। अब बोलोगे सर ये क्या नई बात लेके आ गए आप, तो अभी तो ये समझने में हमको बड़ा टाइम लग रहा था, अभी ये पता नहीं क्या ले आए, फोर्स और उसका इफेक्ट। चलो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। ओके, सुनना, the effect of force is known as pressure, the effect of force is known as pressure। चलिए अब मैं आपको बताता हूं है क्या इस कहानी में। देखो नेल देखी है क्या आपने, नेल वो ऐसी होती है, इधर आगे से पॉइंटेड होती है, इधर ऐसा ऐसा गोल सा होता है। हैमर से अपन इस पे ठक 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 करते हैं तो वो वॉल के अंदर चले जाता है पेनिट्रेट करते हुए। अबे एलियंस तो नहीं हो तुम लोग, ऐसे तुम लोग मेरे को देख रहे हो, क्या कहानी कर रहा है ये इंसान, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, देखा तो है ना नेल क्या है, हैमर क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम वो करने लग जाओ, बट देखा तो है ना। अबे नो रिस्पॉन्स मतलब देखा भी नहीं है, सही है, तब तो पक्की बात है तुम उसी कैटेगरी वाले हो एलियन ही हो सारे के सारे। चलो देखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। सो यहाँ पर बच्चे अपने पास वो नेल है, और ये नेल का वो शार्प पॉइंट है। अगर इसको मैं वॉल पे रख करके और 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूं विथ माय हैमर, मैं अपने हैमर से इस पे 5 न्यूटन का फोर्स ठाए 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 अप्लाई करता हूं, तो व्हाट आई नोटिस कि मेरा ये जो नेल है वो एंटर कर जाता है, कहां पे, वॉल के अंदर पेनिट्रेट करता हुआ चला जाता है। अभी अपन है साइंस वाले तो अपने हर लॉजिक की करते हैं ऐसी तैसी, ठीक है। तो वो जो बंदा था जो इस नेल को अंदर पेनिट्रेट करने का काम कर रहा था, अपन ने उसको बोला देख बे तू उल्टा काम कर रहा है, हम तेरे को सही बात बताते हैं। और हमने क्या किया, उसको बोला तू नेल ऐसे पकड़, ये वाले पार्ट को वॉल पे रख और इधर हैमरिंग कर, ठीक है। तो वो भाई ने अपनी बात को करेक्ट मान के इधर हैमर करना चालू किया। मेरे को बताओ क्या उतने ही फोर्स में ये जो आपकी नेल का लार्जर एरिया वाला पार्ट है वो पेनिट्रेट कर पाएगा? सोच के बोलना यार। No, sir. नहीं।
तो क्या हुआ, क्या मैंने फोर्स बदला अपना, क्या मैंने फोर्स चेंज किया? एरिया चेंज हो गया सर। एरिया चेंज हो गया। ओए होए 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 होए। तो एरिया के चेंज होने पर साथ में फोर्स का इफेक्ट बदल गया कि नहीं बदल गया? अरे यार नोट करो, पहले फोर्स का इफेक्ट ये हो रहा था कि आपकी जो नेल थी वो पेनिट्रेट करके वॉल के अंदर चली जा रही थी। अभी स्टोरी में आ गया ट्विस्ट, अभी उतने ही फोर्स में वॉल को पेनिट्रेट करने के जगह पे ये तो हिलडुल भी नहीं रही है, कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है कि नहीं है? उल्टा अपन मार मार के इसका एरिया बढ़ा देते हैं। होता है या नहीं होता है? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का जो इफेक्ट है ना बच्चे, फोर्स का जो इफेक्ट है वो एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अरे यार सर क्या लॉजिक लगाया आपने। देखो 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 देखो, यहां अपन ने नेल रखा हुआ था, मैं जब इधर कम एरिया के ऊपर हैमरिंग कर रहा था, जब मैं इसको हैमर कर रहा था तो उस टाइम पर मेरे को इफेक्ट कैसा दिखा? ज्यादा दिखाई पड़ा। और फोर्स का जो इफेक्ट है बच्चे, उसी को मैंने क्या नाम दिया हुआ है? प्रेशर नाम दिया हुआ है। तो अगर फोर्स का इफेक्ट मेरे को ज्यादा दिखाई पड़ा है, दैट मीन्स प्रेशर भी कैसा होगा? ज्यादा। लेकिन उसके लिए मेरा एरिया कैसा होना चाहिए था? लेस कंपेयर टू दिस। ये एरिया ज्यादा था, तो यहां मेरे को फोर्स का इफेक्ट कैसा दिखाई पड़ा? कम दिखाई पड़ा। सो कैन आई से फोर्स और ये जो फोर्स का इफेक्ट है दैट इज प्रेशर, और जो एरिया है ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे? हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. अरे यार सबको पता चली क्या ये बात? तो एक बार अंगूठा मार दो सारे लोग, लाइक जूम की भाषा में, यानी वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में थम्स अप दे दो। ओके चलिए। सो थोड़े पढ़े लिखे हैं हम फिर भी हम पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी देखो अभी तक अंगूठा छाप ही अंगूठा ही लगा रहे हैं हर जगह पे। देखो फेसबुक के ऊपर भी जब लाइक करना होता है तो वो थम्स अप का ही वो सिंबल चलता है ना, ऐसा थम्स अप भी देते हैं। यहाँ पर भी अपने से अंगूठा ही दिलवा रहा है, और वो फोन के अंदर भी फिंगरप्रिंट ही चल रही होती है। यार हद हो गई, इतनी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, हर जगह पे फिंगरप्रिंट अंगूठा यही चल रहा है। चलिए, सो जो बच्चे इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना, जिसको हमने प्रेशर नाम दिया हुआ है, वो एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। दैट मींस अगर मैंने ए जितने एरिया पर नॉर्मल फोर्स जो अप्लाई किया है, वो नॉर्मल फोर्स जो अप्लाई किया है दैट इज एफ परपेंडिकुलर, ठीक है? तो यूनिट एरिया में कितना फोर्स हो जाएगा ये? दैट विल बी गिवन बाय नॉर्मल फोर्स, दिस इज नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और इसी को हमने क्या बोला हुआ है? प्रेशर बोला हुआ है। सो द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट on given surface of unit area, that is what we call as pressure. Simply अगर आपको सिर्फ definition लिखनी है, so you can write it as the normal force applied by liquid per unit area, that is known as pressure. उसको हमने नाम दिया हुआ है प्रेशर का। तो चलो फटाफट यार, चैप्टर नंबर 5 से क्या मेरे को आप फोर्स का यूनिट बता सकते हो? ऐसा यूनिट चलो मैं पूछ लेता हूं, तुम बताना नहीं, अनम्यूट नहीं कर देना, रुको। और ये मेरे को बताएगा देवम, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन्स। न्यूटन बोलते हैं, ओके। हाँ प्लूरल न्यूटन। तुमने उसका, ओके। और एरिया को हम किस में मेजर करते हैं विधि मैडम? पालड़ी वाली। ये बेचारी बोल रही होगी सर मेरा सरनेम शाह है, क्यों पालड़ी वाली बोल रहे हो? कोई नहीं, चलिए विधि, कैन यू टेल मी, कैन यू हियर मी? ओके ठीक है, चलिए। हर माइक इज नॉट वर्किंग। सो एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है? सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ, प्लीज नोट दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हमने बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर ब्लेज पास्कल की मेमोरी में एक नया नाम दिया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं पास्कल। यार बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट था,
बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट था। नहीं बताया तो मैं आपको बताऊं, 39 इयर्स की एज थी। कितनी एज थी इसकी टोटल, कितने टाइम तक ये जिंदा रहा था भाई? 39 इयर्स तक, लेकिन आतंक मचा दिया था। पापा इनके जो हैं, मतलब पास्कल साहब के जो फादर हैं, वो एक फ्रांस के अंदर टैक्स कलेक्टर का काम किया करते थे। वो टैक्स कलेक्ट करने का काम किया करते थे। और आई होप किसी के अगर फादर कॉमर्स सेक्टर से हैं, जो ऐसा टैक्स वैक्स के साथ डील करते हो, तो उनको पता होगा यार इनके हाथों में कैलकुलेटर यानी कि कितनी बड़ी बात है। वो बेचारे दिन भर इधर उधर लगे रहते होंगे, वो कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है, देखा है क्या? है किसी के फादर? गिव मी अ थम्स अप जो टैक्स या इसके सबके साथ डील करते हो, किसी के पापा या पेरेंट्स में से कोई भी। यस, ओके ओके। ओ, स्वाति मैम के मतलब पेरेंट्स में भी कोई ऐसा है। चलिए, ग्रेट। सो यहाँ पर व्हाट आई वांट टू से इज कि कैलकुलेटर इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ दोज पीपल। बहुत बहुत बेसिक नीड है उन लोगों की। अब हुआ क्या, ये पास्कल साहब जो थे, जब ये 16 इयर्स के थे, इनके फादर एक टैक्स कलेक्टर तो थे ही, साथ में मैथ्स में भी बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे। तो मैथ्स में भी बड़ा इंटरेस्ट लिया करते थे इनके फादर, और इनकी बड़ी पहचान थी मैथ्स में बड़ी बड़ी खोपड़ियों के साथ। जो बड़े बड़े मैथ्स के जानकार लोग हुआ करते थे ना, नॉलेजेबल पर्सन हुआ करते थे, उनकी पहचान थी पास्कल के फादर की। उनकी पहचान हुआ करती थी पास्कल के फादर से। तो ये जो 16 ईयर का बंदा है, आई होप तुमको पता होगा, एक चैप्टर है तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ्स में, कॉनिक सेक्शन। सर क्या कहानी कर रहे हो? हमने नहीं सुना ऐसा कुछ। जिन्होंने 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं सुना है, उनको 10th में ये शेप तो नहीं भूलना चाहिए। ये तो नहीं भूले होंगे वो अभी तक। याद है कोई पॉलिनोमियल आपको दे दी जाती थी और आपको बोला जाता था ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस, ऐसा ग्राफ बनाओ इसका। याद है ऐसा कुछ? तो इस शेप को आपने क्या नाम दिया हुआ था? मेरे ख्याल से पैराबोला, है ना? ऐसा पैराबोला नाम दिया था। और मैथ्स वाले अब इस चीज को और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, यानी कॉनिक सेक्शंस जितने भी हैं, 16 इयर्स की एज के अंदर ये भाई ने, पास्कल भाई साहब ने रिकॉर्ड तोड़ थियरम्स दे डाले थे। ये थियरम, ये थियरम, ये थियरम। इनके फादर साहब ले जाकर के अपने दोस्तों में उस थियरम को रखे, तो लोगों को लगे कि इनके पापा ने ही लिखी है। लेकिन वो लोग भी एकदम सरप्राइज हो गए कि 16 इयर्स का एक बच्चा इतना भयंकर काम कर रहा था। कश्मी, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर एज? 16. और देखो मेरे को पता था इसीलिए मैंने यहाँ टारगेट किया था। चलिए, गुड। सो ये भाई ने 16 ईयर में इतनी सारी थियरम्स दे डाली। और जब इन्होंने देखा कि इनके पापा जो हैं वो बड़ा ही स्ट्रगल कर रहे हैं कैलकुलेशंस के साथ में, तो इन्होंने अपना एक कैलकुलेटर बना डाला। अरे बाप रे, चलो अभी अपने पास नया कैलकुलेटर आ जाता है ना, और वो बीच में कहीं बिगड़ जाता है तो अपने को मैकेनिक के पास जाना पड़ता है डिवाइस सुधरवाने के लिए, पता है कि नहीं? और ये भाई ने तो उस टाइम पे नया कैलकुलेटर ही बना डाला था। नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू यू इज कि पास्कल साहब ने जो अपने फादर की मेमोरी में कैलकुलेटर बनाया था, उस कैलकुलेटर का नाम क्या था? ये आपको ढूंढना है। पास्कल लाइन। कौन था ये? कौन था? मतलब मेरा क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही बता दिया आंसर। सर मैं थी कैबिना। ओ यार भाई, गजब, ग्रेट। मतलब इन आंसर्स के लिए तो यार क्लैपिंग्स बनती है। गजब, नाइस आंसर। सो मेरा क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर आया। पार्सिलिन नाम था उस कैलकुलेटर का जो पास्कल साहब ने अपने पापा के लिए तैयार करके दे दिया था। तो देख लो यार, इतना महान साइंटिस्ट था। और कितने इयर्स की एज थी इनकी? 39 ईयर में तो निपट गए, लेकिन काम इतना भयंकर कर दिया कि देख लो, प्रेशर का तो यूनिट इनके नाम पे चल गया है। ओके, चलिए। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं पास्कल। एंड एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एसआई यूनिट प्रेशर का क्या है?
अरे यार अभी तो बता दो, अब तो पास्कल के बारे में भी बता दिया। क्या है ऐसा यूनिट प्रेशर का? पास्कल। पास्कल, वेरी गुड। सो पास्कल इज द एसआई यूनिट। अच्छा, अगर आपको पास्कल समझ में आ गया, यानी एसआई यूनिट ये समझ में आ गया, तो क्या मेरे को आप बता सकते हो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द सीजीएस ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? सो चलिए लेट मी टेल यू। चलिए और किसी से पूछ ही लेते हैं अपन। देखो, क्योशा, हाय क्योशा। सर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे क्या बात है। न्यूटन का जो सीजीएस है बच्चे, दैट इज डाइन, एंड मीटर स्क्वायर का जो सीजीएस होगा दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट इज पास्कल, सीजीएस इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैथमेटिकली इसकी जो इक्वेशन है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ बाय ए। इसके अलावा भी प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स हैं, यानी बहुत सारी यूनिट है। दूसरा इसके अलावा दैट इज एटमॉस्फेयर, एटीएम। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दिया होता है या बार में दिया होता है कि नहीं है? तो पास्कल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, बार हो गया, टॉर हो गया, ये टॉर, ये एमएमएचजी, ये भी जो है हमारे पास मर्क्यूरी की कॉलम की हाइट, ये इससे भी हम प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। कैसे, तो वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा जो है ये हमने आपको बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। इसके अलावा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बाप रे बाप सर, ये तो यूनिट ही आपने पूरा ऑक्टोपस जैसा बना दिया। 8 तो यूनिट बता दिए। 8 है कि कम है? एक कम है शायद, वो तुम ढूंढना, एक आध तो तुम भी ढूंढ लेना यार। ऑक्टोपस होगा। हाँ, ये क्या बोलेंगे? 8 पैर वाले को ऑक्टोपस बोलते हैं, 7 पैर वाले को क्या बोलेंगे? हेप्टेन, हेप्टोपस, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। सो हेक्सेन, हेप्टेन में हेप्टोपस बोल देते हैं इसको। ये हेप्टोपस जो है वो आपको बता रहा है कि इसके 7 यूनिट्स हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखे हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन 2002 की आईआईटी में पूछा गया था। इसमें से एक क्वेश्चन 2002 में, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, आईआईटी की एग्जाम में पूछा गया था। अब बोलोगे सर क्या था वो क्वेश्चन? आ रहा है ऐसा कुछ इंटरेस्ट? यार ऐसा तो क्या था इसमें जो पूछ लिया था? ये जो टॉर है ना, ये उसका करेक्ट आंसर था, और क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का यूनिट क्या? और सारे बड़े विचित्र विचित्र से नाम दे रखे थे, उसमें एक टॉर भी था। अगर आपने कंसंट्रेट नहीं किया होगा तो ये वर्ड बहुत जल्दी आप मिस कर जाओगे, है कि नहीं है? ऐसा भूलने जैसा नाम है कि नहीं है? कि बहुत कॉमनली हमें आता नहीं है यार, तो जल्दी आता नहीं है तो भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि नहीं है? ओके, कौन मेरे को ये 7 के 7 यूनिट बिना देखे बता सकता है? सर हमने नोट डाउन कर लिया है, अब आप कुछ भी बोल लो, हम तो देख लेंगे। कोई है ऐसा क्रांतिकारी जो मेरे को 7 यूनिट बिना देखे बता सके? ये टाइप नहीं करो यार तुम लोग, दैट्स नॉट फेयर। बोलने के लिए बोला है तो टाइप नहीं करो। चलो कोई नहीं, किसी और टाइम पे मैं तुमसे इसको पूछ लूंगा। यस, मिहिर बोल रहा है। यस मिहिर, प्लीज। सर पास्कल, पास्कल न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर,
So this will look like something this, Newton meter per square, तो कैसे लिखेंगे? No, sir. Newton Newton per meter square, good. then Newton per meter square, yeah. sir, Torr है, atmosphere dyne 1 per and centimeter है, dyne per centimeter bar square है, sir, yes, bar है, atmosphere है, dyne mmHg है. ओके, कोई बात नहीं, चलिए. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ऐसा ध्यान रख लेना, अगर हो सकता है आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से मिल जाए तो ऐसा टेंशन नहीं हो. मैंने आपको सारे बता तो दिए हैं कि कौन कौन से हैं यूनिट्स, इनमें कन्वर्जन कैसे किया जाता है वो हम आगे डील करेंगे, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. चलिए, मूविंग अहेड. अब ये जो प्रेशर है ना, इसमें आपको अगर ध्यान हो तो जब हमने इसे डिफाइन किया था तो हमने फोर्स एक स्पेशल टाइप का लिया था, एंड दैट फोर्स वाज नॉर्मल फोर्स. यस, नॉर्मल फोर्स. क्या इस नॉर्मल फोर्स को मैं परपेंडिकुलर फोर्स बोल सकता हूं? हम बोल सकते हैं क्या नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर सेम? ओके, यस. तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्सेस आर सेम. इन दैट केस अगर ये फोर्स और ये एरिया, इन दोनों का रेशियो है प्रेशर, जिसमें फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स है, तो ये प्रेशर क्या होना चाहिए बताओ? स्केलर के वेक्टर. स्केलर. यस, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो प्रेशर जो है वो हमारे पास कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट है पास्कल. ओके, एसआई यूनिट पास्कल है. डन. इसके अलावा अगर इसके हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चे m1 l1 t-2, एंड एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज l2. राइट है? सही है क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया है l स्क्वायर, ऐसा कुछ भूला. बड़ी जल्दी डिलीट कर देते हो यार सारी चीजें तुम लोग. चलो इसको सॉल्व कर दो अब. तो दिस इज गोइंग टू बी m1 l1 तो है ही, और 2 को इस तरफ ले आओ, ऊपर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा l-1 एंड t-2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है. ओके, सो थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम यहाँ नोट कर रहे हैं दैट इज m1 l-1 t-2. ओके, ये है हमारे पास प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, नाउ अब इस प्रेशर के बड़े एप्लीकेशंस तुमने देखे हुए हैं. अब एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, बिना मेरे डायग्राम को क्रिटिसाइज किए आपको गेस करना है कि मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा हूं. ठीक है, देखो, ऐसा नहीं बोलना सर बहुत गंदा डायग्राम है, हम गेस ही नहीं कर पा रहे. आई नो डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा तो क्या, अच्छा नहीं है, बट ठीक है, तुम गेस करने का ट्राई करो ये मैं क्या बनाना चाहता हूं. रेलवे. यश ने मेरे को आंसर भेज दिया. वाह, फर्स्ट टाइम किसी ने सही गेस किया. रेलवे ट्रैक वो बता रहा है मेरे को. यस, रेलवे ट्रैक, करेक्ट करेक्ट. मतलब बहुत खुशी हो रही है मेरे को यार. बड़ी मुश्किल से मेरे, ये पहली टाइम मेरे साथ हुआ है कि किसी ने मेरे डायग्राम पर से सही गेस लगाया है. चलो थैंक यू, मतलब तुम लोग बड़े स्मार्ट हो यार. तो यहाँ पे मैंने ये पूरा काम कर रखा है. ये मेरे पास रेल ट्रैक है, ठीक है, इसके ऊपर अपनी ट्रेन जो है दौड़ने वाली है. तो अगर आपने नोट किया हो तो हम क्या करते हैं, इसको तो थोड़ा एक हाइट के ऊपर बनाते हैं, और दूसरा ये वुडन और स्टोन के स्लीपर्स रख देते हैं. वुड या स्टोन के यहाँ पर स्लीपर रखे हुए होते हैं. कैन यू टेल मी ये स्लीपर्स क्यों रखे जाते हैं? ऐसा क्यों किया जाता है?
पार्थ जो मेरे को बता रहा है सर डेकोरेशन करी हुई है। क्या हुआ विश्वा, परेशान लग रहे हो आप? नहीं। दोनों ट्रैक के अच्छा। बीच का डिफरेंस सेम रखने के लिए, अच्छा डिस्टेंस सेम रखने के लिए। ओके, चलो फिर से उसी नेल वाली कहानी पे आता हूं मैं। मैंने क्या किया, ये जो नेल का पॉइंटेड पार्ट था उसको रख करके हैमर किया, तो वो क्या हुआ, जल्दी अंदर चला गया था या नहीं? दैट मीन्स अगर एरिया कम है, अगर एरिया कम है तो फोर्स का इफेक्ट कैसा आ रहा था, कैसा इफेक्ट आ रहा था, फोर्स का ज्यादा आ रहा था। दैट मीन्स प्रेशर बढ़ रहा था, यस और नो? बट अगर मैं एरिया को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं एरिया को इसको इंक्रीज कर दूं तो क्या प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा? अरे हाँ या ना? और अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया इसका मतलब फोर्स का जो इफेक्ट था, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ था प्रेशर को एज ए इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये देख लो, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज व्हाट वी कॉल प्रेशर। तो अगर मैं यहां एरिया को बढ़ा दूंगा तो क्या फोर्स का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, हाँ या ना? और अगर फोर्स का इफेक्ट रिड्यूस हो गया तो क्या ये ट्रैक जमीन के अंदर घुस जाएगा, घुस पाएगा क्या, ऐसा होगा? अरे हाँ हाँ या ना? ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है सर, हाँ बोले तो भी फंस सकते हैं, ना बोले तो भी फंस सकते हैं। अरे यार मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया है, सोचो जरा, एरिया मैंने बढ़ा दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या इस फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, हाँ या ना? और अगर इस फोर्स का इफेक्ट कम हो गया तो सीधी सी बात है कि आपका ट्रैक जमीन के अंदर नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा, इट विल नॉट गो इनसाइड द अर्थ, अंदर अंदर धंसना नहीं चालू हो जाएगा। राइट है कि नहीं है? एंड दैट इज द मेन रीजन कि हम यहां पर वुडन या स्टोन के स्लीपर्स को रख देते हैं बिटवीन द ट्रैक्स ऑफ अ ट्रेन। वो जो ट्रैक है उनके, रेलवे ट्रैक जो है उनके बीच में इसको रखा जाता है। तो यहां पर मैंने आपका एक क्वेश्चन आंसर कर दिया हुआ है। आ जाओ होमवर्क शीट के अंदर, होमवर्क शीट 10.1, और उस होमवर्क शीट 10.1 के एप्लीकेशन बेस्ड में लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, वो मैंने आपको आंसर कर दिया हुआ है। देख लो क्या है क्वेश्चन में। सर ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बच्चे, बताओ। ये सर क्वेश्चन आपने किया ना सर, वो वुडन क्यों लगता है सर, वो पता नहीं चला। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये नहीं समझ में आया, यस यही ना? यस सर। ओके देखो, pressure was defined as force per unit area, P equals to F by A, right or not? सही था? देख लो कॉपी के लिए equation। यस सर। अब मैंने क्या किया, अगर यस अगर मैं ये स्लीपर्स को नहीं रखता, अगर मैं इन स्लीपर्स को नहीं रखता तो होता क्या कि एरिया इसका बहुत कम रहता है, इस रेलवे ट्रैक का, ये जो ट्रैक आपने रखा हुआ है इसका एरिया काफी कम रहता। तो इस ट्रैक के ऊपर एरिया कम है तो प्रेशर कैसा लगता, सोच लो, एरिया कम है तो प्रेशर कैसा लगता, भयंकर प्रेशर एक्ट करता है या नहीं? अरे भाई सुन रहा है तू मेरी बात को? यस सर। तो अगर एरिया कम था, ये तूने अगर स्लीपर्स नहीं रखे हुए होते और तब तू इसके ऊपर से ट्रेन लेके जाता ना, तो ये पूरा रिड्यूस्ड एरिया, कम एरिया की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा होता, और क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा होता तो इसकी वजह से ये जो ट्रैक्स है ना ये अंदर चले जाते, ग्राउंड के अंदर धंसने लग जाते। समझ रहे हो बात को? ओके सर। लेकिन तुमने क्या किया, इन ट्रैक्स के नीचे देखो, ये तुम्हारा रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये मैं ट्रैक बना रहा हूं, देखो अब यार तुम लोग मेरे से कुछ भी करवाओगे, मेरे को समझ आ गया है, चलो ठीक है, मैं अभी मान जाता हूं। देखो ये मैंने नीचे वुडन स्लीपर्स बिछा रखे हैं, और ये एक जो ब्लैक कलर का और ये जो ब्लू कलर का मैंने बताया हुआ है ना, ये मेरा रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये मेरे ट्रैक्स हैं। अबे हंसो नहीं यार तुम लोग, मेरे को पता है दिख सही नहीं लग रहा है, मजाक नहीं उड़ाओ तुम लोग। ओके चलो, तो जब अगर मैं इसको सीधे रख देता, ये नीचे वाले
पार्ट्स नहीं होते, यानी ये जो स्लीपर्स है अगर इनको मैं नहीं रखता तो उस टाइम पर जब ट्रेन इसके ऊपर से जाती तो ये सीधे सीधे क्या हो जाते, ये जो ट्रैक्स हैं ये सीधे जमीन के अंदर चले जाते। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने इसके ऊपर से ट्रेन को अब निकाला तो अब ये पूरा प्रेशर एक बहुत बड़े, ये जो फोर्स अप्लाई कर रही है हमारी ट्रेन, वो बड़े एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो यार, ये इतने सारे पार्ट है ना, एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यस सर, और अगर क्लियर सर। एरिया बढ़ गया, इफ एरिया इज इंक्रीज्ड, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा? है कि नहीं है? अरे यार, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स यस सर, रिलेशनशिप का मतलब ही यही है कि अगर तुम इसको बढ़ा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, एंड क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो गया तो अब जो तुम्हारा ट्रैक है वो सीधे सीधे अंदर नहीं चला जाएगा, बचा रहेगा, सेफ रहेगा। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? थम्स अप दे दो। ओके, एक्चुअल थम्स अप फ्रॉम कश्मी की साइड। ओके, और वर्चुअल था। ओके, कशिश भी है। के से ये सारे लोग, के से जितने हैं ये सारे लोग ऐसा एक्चुअल थम्स अप देने मानते हैं क्या? यस विश्वा, कोई डाउट? सर ये तो पता चल गया, पर पूछना था कि ये वुडन शीट पूरी क्यों नहीं रख देते, बीच में स्टोन्स क्यों रखते हैं? बेटे देखो, अब ये स्टोन जो है ना, अगर पूरे में वुडन शीट रख दोगे, सोचना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अगर आप पूरे में वुडन शीट रख दोगे तो जब बरसात होगी तो पूरे ट्रैक पे एकदम पानी क्या होगा, भर जाएगा। एंड आई होप यू नो दैट कि लकड़ी जो है, अगर वुड को आप पानी के अंदर भिगो के रखो तो वो सड़ जाती है, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो है, इसीलिए हम वुड को पूरे में स्प्रेड करने का काम नहीं करते। अब तुम बोलोगे सर तो स्टोन वाला क्यों नहीं रख देते पूरे में, है कि नहीं है? हाँ तो उसका आंसर बच्चे ये है कि स्टोन वाला ये जो पूरा आपको शीट बनाना होता है ना, इसको बनाया जाता है सीमेंट और कंक्रीट के मिक्सचर से। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इतना सारा सीमेंट आप इसमें यूज करके और ब्लॉक पूरे में बिछाने लग जाओगे, पूरा लगा दोगे, तो यार बहुत कॉस्ट आएगा। तो कॉस्ट को देखते हुए हम क्या करते हैं, इतने पार्ट में हमने फिट कर दिया इस स्लीपर को, और बाकियों में हम क्या करते हैं, वो कंक्रीट को ला करके भर देते हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। अब कंक्रीट के जाने की वजह से रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी भी नहीं भर जाता है, क्योंकि वो जो कंक्रीट है वो लगातार क्या करता है, पानी को अंदर लेके चले जाता है और वहां से वो बाहर निकाल देता है उसको। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो इसके दो यूजेस आपको मिल जाते हैं। एक तो जब वाटर इसके अंदर कहीं फिल होने की कंडीशन रहती है तो वो ट्रैक के ऊपर से हट जाता है, वो एक प्रॉफिट है। और दूसरा, ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है। और ये दो पैरामीटर होने की वजह से हम यहाँ पे पूरे में वुड या स्टोन को, यानी ये वुडन या स्टोन के स्लीपर को रखने के बजाय बीच बीच में हम क्या करते हैं, उन कंक्रीट ब्लॉक्स को भी रखने का काम करते हैं। आई होप समझ में आ गई है आपको ये बात? हाँ। ओके, और किसी यस को सर। दिक्कत कोई? ग्रेट। और किसी को परेशानी, कोई समस्या? चलिए कोई बात नहीं, तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपने सुना हो तो डेजर्ट का एयरप्लेन किसको बोलते हैं? कैमल को, है ना? क्यों ऐसा कहा जाता है, कोई मेरे को बता सकता है? क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं ना, व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ सैंड, जब हम सैंड के ऊपर हम खुद वॉक करना चालू करते हैं तो हम तुरंत ही क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं जमीन के अंदर, हमारा पैर क्या हो जाता है, फंस जाता है, धंस जाता है। बट कैमल का अगर आप वो देखोगे, ये उसका फुट देखोगे तो उसका एरिया बड़ा ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एरिया होता है। तो वो क्या करता है, जब वो इस तरीके से अपने पैर को ऐसे रखता है, ऐसे वो पैर को ऐसे रखता है, तो उस टाइम पर बड़े एरिया में उसका लोड क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और क्योंकि लोड, उसका फोर्स ज्यादा एरिया में उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो प्रेशर अगेन क्या हो जाता है, उसमें भी रिड्यूस हो जाता है। एंड ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रेशर, that animal can walk speedily as compared to us, and that's why वो उसको एक नाम हमने दे दिया हुआ है। ओके, आ रही है बात समझ में? सो ये दूसरा एप्लीकेशन था प्रेशर।
प्रेशर का। दिक्कत किसी को इसमें? भाई अगर कोई परेशानी है तो बताओ, और नहीं है तो थम्स अप दे दो। फोड़ दो यार बटन, वो अपनी है, अगर समझ में आ गया तो फोड़ ही डालो पूरी, होनी नहीं चाहिए, गायब ही कर दो उसको वहां से। ओके, गुड। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ प्रेशर। नाउ वी आर मूविंग अहेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी, क्या इस टर्म से आप फेमिलियर हो? क्या आप जानते हो ये क्या होता है? डेंसिटी सुना है कहीं पे? ओके, तो चलिए मैं आपको पहले इसका थोड़ा इंट्रो करवा देता हूं। देखो, अगर आप 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, यानी 1 बाय 1 बाय 1 ऐसा एक ब्लॉक बनाते हो, 1 मीटर क्यूब का एक ब्लॉक बनाते हो, ठीक है? ये समझ लो एक डब्बा हम बना रहे हैं, एक बॉक्स हम बना रहे हैं जो 1 बाय 1 बाय 1 का है, यानी उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही कितना है? 1 मीटर है। तो कैन आई से इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है? क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, हाँ या ना? अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब मैंने इस पूरे बॉक्स को पानी से भर दिया, जब मैंने इस पूरे बॉक्स को वाटर से फिल कर दिया और बाद में उस वाटर को मैंने मास उसका मेजर किया, तो मेरे को पता चला कि इस पूरे बॉक्स में 1000 किलोग्राम वाटर था। कितने किलोग्राम वाटर था? 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम नहीं, 2 किलोग्राम नहीं, 1000 किलोग्राम वाटर था इसके अंदर। कितने वॉल्यूम में? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, कोई बॉक्स में आपको दूं 2 मीटर क्यूब के वॉल्यूम वाला, तो क्या आप मेरे को डायरेक्टली वहां से बता सकते हो उसकी वाटर को होल्ड करने की कितने किलोग्राम वाटर वो होल्ड कर पाएगा? बता सकते हो क्या यार? 1 मीटर क्यूब में कितना हो रहा था? 1000 किलोग्राम। तो 2 मीटर क्यूब में कितना 2000 होगा? 2000. यस, 2000 हो जाएगा, बिल्कुल 2000 एकदम करेक्ट है। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास, ये जो मास है और ये जो वॉल्यूम है, इन दोनों के रेशियो से हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी को, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। क्या रीड करते हैं इसको हम? रो। क्या बोलते हैं इसको हम? रो। ओके, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेंसिटी। सो अगर मैं वाटर की बात करूं तो कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वाटर? देखो, यूनिट वॉल्यूम जब 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, तब मास कितना है? 1000। तो क्या मैं यहां पर मास 1000 किलोग्राम और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब रख करके मैं बोल सकता हूं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? अरे हाँ या ना? सो वाटर की जो डेंसिटी है ना, वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अरे समझ में आई क्या बात? यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेंसिटी। ओके, so if you want to note it down, so mass per unit volume, mass per unit volume, this is defined as density। इसी को हमने क्या बोला हुआ है? डेंसिटी बोला हुआ है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी। चलिए, तो अब इसके लिए भी वही कहानी पुरानी जो हमने प्रेशर के लिए किया था। प्रणाली, कैन यू टेल मी मास का यूनिट क्या होता है बच्चे? प्रणाली, मास का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मास। क्योशा, आप बता सकते हो क्या?
What is the SI unit of mass? सर मैं कह दूं? किलोग्राम. Okay. चलिए. भव्य, can you tell me what is the SI unit of volume? वॉल्यूम का SI यूनिट लिख रखा हुआ यार, जस्ट बताना है. मीटर क्यूब. मीटर क्यूब. वेरी गुड. तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब. दिस इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी. दिस इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी. सो डेंसिटी का SI यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो CGS यूनिट क्या होगा? अब CGS यूनिट मेरे को डायरेक्ट देवम बताएगा. देवम, am I audible to you? हाँ सर. तो बच्चे, can you tell me what is the CGS unit of density? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बहुत बढ़िया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. पर आपने काफी टाइम लिया, यानी गूगल बाबा ने जरूर आपकी हेल्प की होगी. अरे नहीं सर. अच्छा, कोई बात नहीं. सो SI यूनिट था किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर जो CGS यूनिट है दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फिजिक्स के अंदर मास से ज्यादा यूज करने वाली जो चीज होगी इस चैप्टर के अंदर, वो होगी डेंसिटी. जहां पर भी आप पहुंचोगे वहां डेंसिटी के साथ डील करोगे. सो चैप्टर नंबर 10 के लिए मास से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको किसको देना है? डेंसिटी को देना है. एक्चुअली सारे फ्लूइड्स के लिए डेंसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स मास. ओके, तो चलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसी बात पे निकाल देते हैं. क्या है ये जो मास है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और क्या है वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1, वॉल्यूम का L3. तो कैन आई राइट इट एज m1 L minus 3. Exactly. So this is the dimensional formula of density. इसको हम डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं. तो ये हुई कहानी. अब अगर मैं आपसे पूछूं एयर के बाद पूरी दुनिया में सबसे कॉमनली मिलने वाली चीज क्या है, तो व्हाट इज योर आंसर? वाटर बोल सकते हैं क्या? यार पूरी अर्थ के ऊपर कितना परसेंटेज, ये कहीं तुमने पढ़ रखा है यार, कितने परसेंट है वाटर पूरी अर्थ पर? 70%. हाँ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इज वो मेरे को एग्जैक्टली फिगर नहीं याद है, आई कैन नॉट से दैट, बट हाँ कुछ ऐसा ही था. मेरे को जहां तक याद आ रहा है ऐसा कुछ बोलते हैं 97% ऐसा कुछ होता है. नहीं सर, 70% ही है. अच्छा 70% है, चल ठीक है, मैं मान गया बस. Okay. तो इतना पार्ट जो भी है, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इज फिल्ड विथ वाटर. तो वाटर को हम फ्लूइड्स के लिए एक रेफरेंस के फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हर जगह इजीली अवेलेबल है. जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर आपने 0 को रेफरेंस के फॉर्म में कंसिडर किया हुआ था, याद है? मैथ्स के अंदर ग्राफ बनाते हो तो ये 0 कंसिडर कर लेते हो, फिर उसके बाद इधर 1, इधर -1, इधर 1, इधर -1, है ना. तो ऐसे ही फिजिक्स के अंदर ये जो फ्लूइड्स वाला चैप्टर है इसके अंदर हम लिक्विड में वाटर को एज ए रेफरेंस यूज करने वाले हैं. तो वाटर के रेफरेंस में किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ये कंपेयर करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इसी बेस पर हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन करी हुई है जिसका नाम मेरे को धनुष्का बताएगी. What is that quantity जिसमें हम वाटर के रिस्पेक्ट में बाकी डेंसिटी को कंपेयर करने का काम करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी. एग्जैक्टली, रिलेटिव डेंसिटी. बहुत बढ़िया. यस, काफी सारे आंसर मुझे चैट बॉक्स में मिले. यस, करेक्ट है, रिलेटिव डेंसिटी. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना चालू करते हैं तो उस टाइम पर जिस फैक्टर से वो आगे पीछे हो रहा होता है उसी को हम उसको
उसकी रिलेटिव डेंसिटी का नाम देते हैं। तो चलिए मैं एक बार डिफाइन कर दूं। RD relative density is defined as density of substance की density divided by density of water, density of water। आपको समझ में तो आ रहा है ना ये हमने वाटर ही क्यों लिया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यार मोस्ट कॉमनली मिलने वाली जो चीज है दैट इज वाटर, इसीलिए हमने उसके रिस्पेक्ट में बाकी चीजों को कंपेयर करना ठीक समझा, एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग वाटर एज द रेफरेंस। और जब हमने उसको एज ए रेफरेंस लिया तो सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो आया, बीइंग मोर स्पेसिफिक, इसको कई बार आपको बहुत जो अच्छी बुक्स होती हैं उसमें ऐसा लिखा रहता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रेशियो आपको लेना होता है। रीजन इसका नेक्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको ये बताएंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। या आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। So no need to worry about that। तो चलो अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को पहले तो यार मैं कोई ऐसा बंदा पकड़ूं जो आंसर दे, नहीं तो बेइज्जती हो जाती है। हर्ष तू बताना इस बार। ओके हर्ष तू मेरे को रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट बता सकता है क्या? सर, What is the- यूनिकनेस, डेंसिटी कट, इतना कॉमन क्या सर? इजी। ये डेंसिटी कट हो जाएगी ऐसा बोल रहे हो? अरे नहीं सर, यूनिटलेस है। अच्छा बट हाँ, उसका जो यूनिट आएगा ना, डेंसिटी का यूनिट रो Okay, होगा दोनों okay, का okay, फाइनल में, good, तो good, कट हो जाएगा ऐसा। गुड। तो यहाँ पर भी बच्चे किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, और यहाँ पर भी डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। जब दोनों के यूनिट सेम है तो आप इनको कट कर सकते हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है विच इज यूनिट लेस। ये जो रिलेटिव डेंसिटी की बात आप कर रहे हो ना बच्चे, दैट इज द यूनिट लेस क्वांटिटी। और क्योंकि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है तो ये क्या है, कोई मेरे को बता सकता है? ये यूनिट लेस क्वांटिटी है तो है क्या? सर हम तो क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो गए। आंसर इज दिस इज जस्ट अ नंबर। ये सिर्फ एक नंबर है, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, सिर्फ ये नंबर है। तो लाइक अगर मैं बोल रहा हूं किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 4 है, आरडी किसी का 4 है, अब इससे तुम अपनी मैथ्स की वो बुक पे नहीं चले जाना कि सर हमने आरडी शर्मा बहुत सॉल्व करी है, तो ऐसा नहीं करने लग जाना, ठीक है? रेशियो तो जैसा ही हुआ ना ये सर? हाँ जी रेशियो जैसा ही हुआ ना ये? यार रेशियो है ना, बिल्कुल। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर बीइंग मोर स्पेसिफिक, तो वो डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड लेनी होती है, बिल्कुल। इट इज रेशियो, करेक्ट। तो अगर मैं बोल रहा हूं किसी का रिलेटिव डेंसिटी 4 है, तो आरडी की वैल्यू को अगर मैं 4 लूं तो इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको मैं रो एस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और डेंसिटी ऑफ वाटर इसको मैं रो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो कैन आई राइट दैट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दैट इक्वल टू 4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी को कंपेयर किया जा सकता है बाय यूजिंग रिलेटिव डेंसिटी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और पॉइंट अबाउट रिलेटिव डेंसिटी। इससे आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कितने टाइम्स ज्यादा डेंस है या कितने कम टाइम्स वो डेंस है, वो हम इससे पता कर सकते हैं। आ रही है क्या बात समझ में सबको? ओके सो यहां पर अपने पास डेफिनेशन आ जाती है रिलेटिव डेंसिटी की। फिर से एक बार मैं क्विकली इसको रिकॉल करा देता हूं। क्या ये किस टाइप की क्वांटिटी है? सो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? तो बच्चे इसका यूज हम बेसिकली किस लिए करते हैं,
वाटर की डेंसिटी और किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करने के पर्पज से इसका यूज किया जाता है। डाउट कोई इसमें? नो सर। यस। ओके, सो गिव मी अ थम्स अप अगर आपको इतना पार्ट समझ में आया है तो कहीं पर भी, या तो तुम्हारे पीछे जो दीवार मेरे को दिखाई पड़ रही है ना, उस दीवार के ऊपर मम्मी से चम्मच मांग के लाओ और उस चम्मच से खोद डालो पूरा पास्कल्स लॉ क्या है, ठीक है, कर देना। फिर जो बवाल हो, जो कुछ हो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई डोंट नो, बट या यू कैन डू दिस। यार इंपॉर्टेंट रूल है इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी बार बार बोलता हूँ क्या ऐसा मैं नहीं बोलता ना, अभी बोला यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो समझो क्या है इसकी स्टोरी में। यस मिहिर, कोई डाउट है बच्चे? चलिए, so we are going to study a very important law which is known as Pascal's law, ठीक है। अब देखो, समझना पास्कल का लॉ है क्या। अगर आपने एक कंटेनर लिया, लेट्स से, और इस कंटेनर में, ये कंटेनर थोड़ा अजीब टाइप का आपको दिख रहा होगा कि सर ये क्या कर रखे हो, इसमें कहां से वाटर फिल करेंगे हम, और वाटर फिल करेंगे तो जितने गैप्स बना रखे हैं वो सारे गैप्स क्या करेंगे इनका। तो देखो मैं कुछ तरकीब लगाता हूँ, मैं कुछ तिकड़म लगाता हूँ, देखो है ना, ये मैंने निकाल दी एक टैम, अभी अपना कुछ ये काऊ के जो सिर के ऊपर दो दिखाई पड़ते ना, कुछ ऐसा तुमको लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बताया था तुमको पहले ही कि ड्राइंग बड़ी गंदी है, मतलब मेरी, तुम लोगों की हो सकती है अच्छी हो, मैं बहुत ही अजीब ड्रॉ करता हूँ, लेकिन आई होप आगे चल के आपको ये थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो, और ये हमने पिक कर लिया थर्ड पार्ट। यार थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लमेटिक लग रहा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा assume लो मैंने अच्छा किया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो व्हाट आई एम गोइंग लैग कर हो रहा रखा है है आपका पूरे मैच। इसमें। यस, सर योर वॉइस वाज क्या लैगिंग बात कर, और स्क्रीन भी ब्लैंक हो गई। यार ऐसा तो नहीं होना ब्लैक चाहिए। होगा स्क्रीन। यस सर। तो यहाँ पर बच्चे मैंने ऊपर की तरफ एक पिस्टन यूज किया है। यू नो व्हाट इज पिस्टन? होली के टाइम पे आप पिचकारी खेलते हो, देखा है क्या ऐसा कुछ? पिचकारी लाए हो क्या कभी गलती से, है कि सर हम साफ सुथरे कलर, हम साफ हाँ सुथरे ही सर। अच्छे लगते हैं होली पर भी, ऐसा कुछ है क्या? तो वहां पर जब आपने पिचकारी खरीदी होगी तो एक स्पेशल टाइप की पिचकारी होती है जिसमें आप ऐसे खींचो तो पानी भर जाता है, और फिर जब आप उसको ऐसे प्रेस कर दो तो पूरा पानी फुर्र करके बाहर आ जाता है। होता है क्या ऐसा? पंप टाइप, यस पार्शो, बिल्कुल पंप टाइप की पिचकारी होती है, एग्जैक्टली। तो उसमें वो जिसको प्रेस करके या खींच करके आप कलर को फिल करते हो या इजेक्ट करने का काम करते हो, वो है एक टाइप का पिस्टन। वो ही पिस्टन नहीं है, वो एक टाइप का पिस्टन है, ठीक है। तो ऐसा ही एक पिस्टन बच्चे हमने यूज किया हुआ है जिसको हम अंदर की तरफ प्रेस कर सकते हैं, उससे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने नोट क्या किया कि जैसे ही हम इसके ऊपर कुछ अमाउंट में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो होता यह है कि जो लिक्विड, जैसे तुम यहां फोर्स अप्लाई करोगे तो कुछ लिक्विड इसमें जाएगा, यहां वाली में, कुछ लिक्विड इसमें जाएगा, कुछ लिक्विड इसमें जाएगा। हमने नोट किया कि जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये लिक्विड जो बाहर निकलते हैं, इनमें से, इन तीनों में से जो लिक्विड बाहर आता है वो लिक्विड सेम हाइट तक राइज करता है।
उन लिक्विड्स की हाइट कैसी होती है, सेम हाइट तक राइज करते हैं। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला? तो देखो, मैंने ये प्रेस किया और मैंने एक लकड़ी लगा रखी थी, मैंने नोट किया कि यहां पर इस वुडन पार्ट पे आकर के उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई। तो जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई वहां पे मैंने अपने वुड को फिक्स करके रखा, और बाद में जब मैंने और प्रेशर अप्लाई किया तो मैंने नोट किया तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर आकर के रुकते हैं, जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग। ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा, कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम ऊपर जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इन शॉर्ट, आपने ये जो प्रेशर अप्लाई किया हुआ है ना, ये प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर क्या होता है, इधर भी उतना ही जाता है, इधर भी उतना ही जाता है, और इधर भी उतना ही जाता है। हर डायरेक्शन में ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। अरे यार, टेक्निकल थोड़ा सा हो जा रहे हैं। देखो, इधर से तुमने फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स लगाया एरिया के ऊपर, तो तुमने क्या एक्सर्ट किया, प्रेशर। तो जो तुमने प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है, अब ये लिक्विड क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करना चालू करेगा, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है इन ऑल द डायरेक्शंस। So pressure exerted by liquid, the pressure exerted by liquid at any point in an enclosed container, ये closed container है. So pressure exerted by liquid in closed container is transmitted equally in all the directions. This statement is known as Pascal's law. अब देखो, जल्दी ही होली का प्रोग्राम फिर से बनने वाला है, ठीक है? आई थिंक 4 to 5 मंथ्स का स्पैन रहेगा, उसके बाद फिर से आ जाएगी, ठीक है? तो तुम मेरी इस बात को वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। करना क्या, जो पिचकारी आप लेके आ रहे हो उसके इस पॉइंट के ऊपर थोड़े होल्स कर देना, यहां होल कर देना, इस तरफ और इस तरफ, और ये जो मेन उसका होल है ना उसको बंद कर देना। बट ध्यान रहे, एक गड़बड़ी करना नहीं, सारे होल्स की साइज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तुम बोलोगे सर उल्टा सुल्टा पढ़ा दिया आपने तो भाई एक चीज के ऊपर तेरे को ध्यान रखना है कि उनके जो डायमेंशंस है ना होल्स के, वो चेंज नहीं होने चाहिए, वो सेम रहने चाहिए। और अगर वो डायमेंशन सेम है तो जो तुम प्रेशर एक्सर्ट करोगे उससे वेलोसिटी, जो फ्लूइड निकल रहा है, जो फ्लूइड उसमें से बाहर आ रहा है, हर डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। वहां से तुम पास्कल के लॉ को वेरीफाई कर सकते हो। सो चलिए, ये स्टेटमेंट हम किसी से पूछ लेते हैं। कौन? चलो एक बार पहले मैं और बता देता हूं, फिर मैं पूछना चालू करता हूं, ठीक है? देखो, प्रेशर एक्सर्टेड at any point, pressure exerted at any point on a closed container, ये अपने पास एक closed container है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड हमने फिल कर रखा हुआ है, ठीक है? So pressure exerted at any point on an enclosed liquid, इस closed liquid के ऊपर हमने किसी भी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो वो प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा इन ऑल द डायरेक्शंस। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज पास्कल्स लॉ। तो चलिए ये स्टेटमेंट किसी से पूछते हैं हम। आर्ची, Yes, sir. बेटा कैन यू डिफाइन पास्कल्स लॉ Yes. प्लीज? Pressure exerted at any point from the closed container will be equally transmitted in all the directions is known as Pascal's law. बहुत बढ़िया, ग्रेट। रुद्र, कैन यू रीडिफाइन इट? क्या आप डिफाइन कर पाओगे इसे? रुद्र, आर यू देयर? पार्श्व, पार्श्व परीख,
बेटा डिफाइन कर सकते हो आप पास्कल्स लॉ? Yes, sir. यस प्लीज. Pressure exerted at any point of a closed surface or enclosed liquid Okay. is transmitted in equally in all the directions when pressure is applied to it. Okay, good. विधि. कोई बात नहीं रुद्र, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? Let it be. चलिए. So now Pranjali is going to define this. Pranjali, can you Yes, sir. please? Pressure exerted at any